अब हम आगे बढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो अभी एक है क्या, देखो एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उनको गवर्न कौन से लॉज कर रहे हैं, वो कुछ लॉज है जो हमें पढ़ने हैं, जिससे हमें समझ आएगा कि जो एलिमेंट्स है वो कंपाउंड्स में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, किस रेशियो में हो रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही सिंपल लॉ है, बहुत तुम्हें इस लॉ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है भी, तुमने पहले भी पढ़ रखा है। तो होता क्या है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है कि जो मास है वो कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ना हम बना सकते हैं। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसकी फिजिकल या केमिकल चेंज। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं H2 और O2, हमें उससे वाटर मिलता है। अगर मैं उसका 2 ग्राम H2 ले रहा हूं और 16 ग्राम O2 ले रहा हूं, तो मेरा 18 ग्राम ही H2O बनेगा। चाहे तुम कैसी भी कंडीशंस में कर लो, कुछ भी कर लो, हमें जो वाटर मिलेगा वो 18 ग्राम ही मिलेगा अगर हम 2 ग्राम H2 और 16 ग्राम O2 यूज करेंगे। देखो अगर अब मैं बोलूं H2 और Cl2 हमें क्या देते हैं, 2 मोल्स ऑफ HCl। इसमें क्या है, अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा वो 71 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करके 73 ग्राम ही HCl बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ रहा है। ये लोग यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो यहाँ टोटल अगर हम रिएक्टेंट का मास देखें तो 73 ग्राम है और यहाँ पर भी 73 ग्राम ही आएगा। ठीक है, इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस पे ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता कि अगर हमने 3.4 ग्राम AgNO3 लिया है, उसको हमने पानी में डाला और मिक्स किसके साथ किया, NaCl के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, AgCl और NaNO3। अब इसमें देखो ये हमने कितना लिया, 3.4 ग्राम लिया, ये कितना लिया 1.17 ग्राम, AgCl कितना लिया 2.87 और NaNO3 कितना बना 1.70 ग्राम। ये देखो हम ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगर हम 3.4 ग्राम AgNO3 ले रहे हैं और 1.17 ग्राम NaCl ले रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो इतना इतना बना। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, 3.4 प्लस 1.17, ये कितना बनता है हमारा, ये बन जाएगा 4.57। और अगर हम प्रोडक्ट का मास करेंगे वो कितना बन रहा है, 2.87 प्लस 1.70, ये हमारा क्या बन जाएगा 4.57। हमारा क्या आ गया, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। इससे हमें क्या पता चल गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। इसका मतलब अगर अब हम आगे बढ़ना है, लेकिन ये लॉ के बारे में एक और बात सुन लो, ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस में वैलिड कई बार नहीं होता, क्योंकि वहां पर कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो इस लॉ की लिमिटेशन ही यही है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस एज सम मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, वो तुमने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ रखे है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वहीं से ये चीज आती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उसमें जो हमारा कुछ मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं मिल पाता। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला लॉ पढ़ेंगे। अगला जो लॉ हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट देखने में हमें बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अगर हम लॉ को समझ ले तो स्टेटमेंट हम खुद भी बना सकते हैं और समझ भी बहुत अच्छे से आएगी। तो देखो ये लॉ क्या कहता है, मान लो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे हम वाटर लेते हैं, मान लो मेरे पास वाटर है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग वाटर जो है, मान लो मैंने लिया 3 सैंपल्स लिए, एक मैंने रेन वाटर लिया, एक मैंने टैप वाटर लिया। ठीक है, एक रेन वाटर ले लिया, एक टैप वाटर ले लिया। तो हुआ क्या, मैंने क्या किया,
दोनों वाटर लिए, तो उसमें मैं क्या देखूंगा, वाटर है, वाटर में देखो जो मेरा मास का रेशियो है, मतलब अगर मैं इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में वाटर के देखूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का क्या रेशियो है, तो जब मैं रेन वाटर से लूंगा उसका भी रेशियो क्या आएगा, 2:16, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16। चाहे मैं टैप वाटर से लूं उसका भी मास क्या आएगा 16। तो ये जो हमारा रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, मतलब कौन से सोर्स से मैं वाटर ले रहा हूं उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनका जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:8, इसका भी क्या आ जाएगा 1:8। ठीक है, यही एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैं CO2 ले रहा हूं, CO2 मैं कंबशन से प्रोड्यूस कर रहा हूं या एयर से ले रहा हूं, कहीं से भी ले रहा हूं, तो CO2 में जो मेरा प्रोपोर्शन होगा मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा मेरा क्या रहेगा 12:32, मतलब क्या हो गया ये मेरा 3:8। इसका आप पढ़ो स्टेटमेंट को, क्या बोल रही है, इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स के इरिस्पेक्टिव इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से हमने उसको ऑब्टेन किया, जो कंटेन्स सेम एलिमेंट्स मतलब जैसे अभी हमने क्या CO2 लिया, चाहे मैंने कंबशन से प्रोड्यूस किया चाहे मैंने एयर में से लिया, कहीं से भी लिया, उसमें जो हमारा एलिमेंट्स का रेशियो होगा जिन्होंने मिलकर कंबाइन किया है वो हमेशा डेफिनेट रेशियो रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। जैसे इसमें 3:8 है, चाहे मैं एयर से ले रहा हूं चाहे मैं कंबशन से प्रोड्यूस करके CO2 निकाल रहा हूं किसी और रिएक्शन से निकाल रहा हूं, उसमें जो हमें CO2 मिलेगी उसमें जो मास का रेशियो होगा वो 3:8 ही रहेगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मास ऑफ CuO obtained by heating 2.16 मेटेलिक कॉपर, हमने क्या किया, कॉपर को ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि देखो ऑक्सीडाइज किया तो हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक है, हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन, हमने क्या किया उसके बाद कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन की, रिडक्शन करने में हमें क्या मिलेगा कॉपर, और ये हम रिएक्शन नहीं लिख रहे, हमें जिनसे काम है हम उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। देखो ये हमें क्या देगा कॉपर वापस दे देगा और ये रिडक्शन दे ऑक्सीजन। तो हुआ क्या, देखो यहां पर मेरा क्या हुआ, कॉपर मेरा कितना था, द मास ऑफ ऑन हीटिंग, द मास ऑफ द कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.616 ग्राम, 2.16 ग्राम मैंने कॉपर लिया और मुझे कितना मिला 2.7 ग्राम। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या हुआ, मैंने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या लिया 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये कितना 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.92 ग्राम कॉपर। अब अगर मैं इसमें ऑक्सीजन का वेट निकालू तो वो मेरा कितना आ जाएगा 2.7 माइनस 2.16, तो ये मेरा क्या आ जाएगा अराउंड 0.56 ग्राम। अगर मैं इसमें निकालू, इसमें मेरा क्या आ जाएगा ऑक्सीजन का 1.15 माइनस 0.92, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 15 और 8 23, ये आ जाएगा। इसमें देखो अब मेरा ऑक्सीजन इधर से भी आ गया इधर से भी आ गया, इसके अकॉर्डिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन के इरिस्पेक्टिव डिपेंड नहीं करेगा रिएक्शन पर कि हमारा जो इनका जो मास आया है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा हमेशा। तो अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो हमारा क्या आएगा, देखो इसके अंदर मेरा आया 0.56, तो अगर मैं निकालना चाहूं एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में, हमारा कॉपर कितना एक्सपेरिमेंट 1 में 2.16 और ऑक्सीजन कितना है 0.56, और सेकंड में हमारा जो कॉपर है वो कितना है 0.92 और ऑक्सीजन कितना है 0.23। तो अगर मैं इन दोनों के मास का रेशियो लूंगा जो कि 2.16 रेशियो 0.56 जो कि अराउंड आएगा 4:1, और अगर मैं इसमें भी निकाल लूं 0.92 रेशियो 0.23, वो भी किसके इक्वल आएगा 4:1। तो यहां से प्रूव हो गया कि ये जो रिएक्शन है फॉलो करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
अब हमारा अगला लो है, क्योंकि हमारा थर्ड लो है, उसका नाम क्या है, लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो ये लो की अगर तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या ही है लो, समझ ही नहीं आएगा अगर तुम पहली बार इस लो के बारे में पढ़ने लगे हो। लेकिन अगर हम इस लो को पहले समझ ले, इस लो का मतलब क्या है, उसके बाद जब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगी। ठीक है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें समझना है, याद तो करना नहीं है। तो देखो ये लो क्या कहता है, देखो इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे दो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मान लो मेरे दो एलिमेंट्स कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद क्या दूसरी कंडीशन क्या है कि वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते होने चाहिए। देखो सी और ओ अगर मिलेंगे तो क्या बनाते हो, CO2 बनाते हैं। मान लो दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं Na सोडियम और ऑक्सीजन ले रहा हूं, पहली कंडीशन क्या है, दो एलिमेंट्स होने चाहिए, ले लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे होने चाहिए। तो इसका एक कंपाउंड क्या होता है, ये, और दूसरा क्या होता है, ये। ठीक है, लो एक और बात करते हैं, हाइड्रोजन और अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं, वो मेरे क्या बनाते हैं, या तो H2 बनाते हैं या H2O2 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इस लो का, अगर मैंने दो एलिमेंट्स लिए जिनसे मुझे एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं एक एलिमेंट का उसमें मास मैं फिक्स कर दूं दोनों के लिए, तो जो मेरे दूसरा एलिमेंट है जो उसका मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। आइए समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर मैं इसमें देखूं, मेरे जो कार्बन ऑक्सीजन है इसका मास रेशियो क्या आ रहा है, 12:16 बोल सकता हूं मैं, और इसमें अगर मैं निकालू तो वो मेरा क्या आ रहा है, 12:32। तो मैंने क्या किया, एक कार्बन का मास क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। जरूरी नहीं है कि मुझे कार्बन का करना, ऑक्सीजन का भी कर सकता हूं, जैसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है या हमें जैसे एक्सप्लेन करना है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए जो इजी रहेगा हम उसको उठा लेते हैं। ये देखो ये 1 1 है, तो ये मेरा क्या हो गया, कार्बन का फिक्स हो गया, जो कि 12 तो मेरा ये लो क्या कहता है, जो मेरा दूसरा होगा एलिमेंट, उसका जो मास होगा उसका रेशियो, इसमें इसका मास क्या आ रहा है, 16:32, वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर होगा। आई समझ। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। देखो मान लो मैं ले रहा हूं, ये मेरा क्या बनाता है, SO2 भी बनाता है और SO3 भी बनाता है। तो अगर मैं देखो, अगर मैं एक का मास फिक्स कर दूं, इसमें देखो एक का मास फिक्स कर दिया मतलब 32 कर दिया फिक्स। अगर मैंने एटम सेम कर दिया, उनका नंबर सेम कर दिया, तो उसका मास भी सेम ही हो गया। अगर मैंने एक एक लिया तो उसका 32 और यहाँ पर मेरा क्या आएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 2 का क्या हो गया 32 और 16 3 का क्या हो गया 48। तो ये क्या कहता है, अगर मैं एक का फिक्स कर दूं मास, तो मेरा जो दूसरे वाला एलिमेंट है उनका जो मेरा रेशियो होगा वो होगा सिंपल होल नंबर। आई समझ। तो देखो ये बात तो हो गया सिंपल से। अब एक थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, देखो इसमें क्या है, मान लो मैं NO ले लेता हूं, ठीक है, N की सारी ऑक्साइड्स ले लेता हूं, तो मेरे N क्या क्या बनाते हैं, N2 NO NO2 N2O3 N2O4 या NO2 का ट्वाइस या N2O5। ठीक है, ये लोग क्या कहता है, अगर मैं एक का मास फिक्स कर दूं, एक एटम का मास, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दूं, तो देखो इसके अंदर या मैं सबका 1 1 1 कर दूं, ठीक है, या मैं सबका 1 1 1 कर दूं, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं क्या कर सकता हूं कि सबको 2 2 कर दूं, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। सही बात है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखो NO2 कर दिया, ये तो एक ही बात है, NO ये तो सारे एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखो अगर मैं एक को फिक्स कर दिया तो फिक्स मुझे क्या करने में फायदा है, 2 है 2 है 2 है 2 है, तो मैं इसको भी 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं मान लो मास इसका फिक्स कर दिया 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28 और इसमें भी 28। तो होगा क्या, अगर अब मैं एक को फिक्स कर दिया तो जो मेरे दूसरे का
जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का रेशियो सिंपल होल नंबर आएगा। आइए देखते हैं होता है नहीं होता है। देखो ट्वाइस है, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, कितना यूज हो रहा है 16, यहाँ पर मेरा कितना यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने 28 लिया है 2, तो ये भी क्या होना चाहिए मेरा ट्वाइस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ट्वाइस है तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 80। तो अगर अब मैं इसका रेशियो करूं, देखो क्योंकि हमने क्या किया सबको फिक्स कर दिया, ये मेरा फिक्स करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये भी ट्वाइस हो जाए। ट्वाइस हो गया तो मेरा सारे क्या हो गए मास फिक्स हो गए। करने को मैं ऑक्सीजन के भी सेम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो प्रूव करना है बस। तो मेरा क्या आ जाएगा 1:2:3:4:5। ठीक है, बहुत सिंपल लो है। आइए एक आध और क्वेश्चन करते हैं इस पे। वो क्वेश्चन सिंपल से है, 1 वर्ड है, बस तुम्हें बताना है कि होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, इज दिस लॉ वैलिड फॉर मेरा क्वेश्चन क्या है, इज दिस लॉ वैलिड फॉर, देखो इस पेयर के लिए वैलिड है या नहीं है। देखो कैसे पता करेंगे, सबसे पहली बात मैंने लॉ स्टार्ट करने से पहले ही तुम्हें क्या बताया था कि इस लॉ में हमें क्या होना चाहिए, दोनों हमारे क्या होने चाहिए सेम, दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम, बस उनका रेशियो डिफरेंट है। इसमें देखो ऑक्सीजन सेम है लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन अलग हो गए तो ये फॉलो नहीं करेंगे। इसमें देखो ये क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बस इनका रेशियो अलग है तो ये फॉलो करेंगे। अब तीसरी बात आती है H2 और DTU, तो इसमें क्या होगा, देखो हाइड्रोजन ये भी डी क्या होता है, ये आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना है ये करेगा या नहीं करेगा। तो आंसर है बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये ध्यान रखना कंफ्यूज कर सकते हैं तुम्हें कि ये दोनों तो एक तरह से है तो सेम ही एलिमेंट, बस वो अलग अलग आइसोटोप है। तो याद रखना कि अगर आइसोटोप डिफरेंट हो जाए तो भी ये लो वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और इसका कितना होता है 2, जब इनका मास ही डिफरेंट है तो फिर हमारा ये जो लो है वैलिड इस पे कैसे होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो हम मास का रेशियो देख रहे हैं प्लस, और हम क्या देख रहे हैं मास का रेशियो देख रहे हैं, और दोनों हमारे सेम होने चाहिए, है तो सेम ही लेकिन इनका मास ही डिफरेंट है, तो इसके अंदर ये लो वैलिड नहीं। मे बी आंसर इसमें सही आ जाए लेकिन इस पे वैलिड नहीं है। तो इसमें तुम लिख सकते हो दिस लॉ इज नॉट वैलिड इफ सम आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो हम फोर्थ लॉ पढ़ने जा रहे हैं, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो ये लॉ क्या कहता है, when an element combined with 2 different elements to form 2 different products, then the masses of the 2 different elements which combine with the fixed mass of third element will be equal or a simple multiple of the ratio in which 2 elements combine to form a product। कितना आसान था ना, बहुत ही आसान है। देखो ये पढ़ के करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, अगर हम इसको समझ ले फिर हम ये डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख ले समझ के तो बहुत ही आसान रहेगा। इसलिए मैं भी ज्यादा इन पर फोकस नहीं करता कि ये डेफिनेशन क्या है, समझ लो उसके बाद तुम अपने आप बना लेना, बाकी पढ़ोगे अपने आप समझ आ भी जाएगी। देखो ये लॉ क्या कहता है, जैसे पिछला लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो क्या था 2 एलिमेंट्स के लिए था और वो मोर देन 1 प्रोडक्ट बना रहे थे। तो इस वाले लॉ में क्या डिफरेंस है, ये लॉ क्या है, ये रिलेट करता है 3 एलिमेंट्स के लिए, मतलब ये 3 एलिमेंट्स के लिए बना है, जो कि क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है अगर मेरा कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है CO2, और यही कार्बन है मेरा क्या हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है CH4, कोई भी ले लो CH4 बनाता है। तो ये लोग क्या कहता है, अगर मैं एक का मास
फिक्स कर दूं, जैसे पिछले में फिक्स किया था इसमें भी फिक्स करना है, एक का मास फिक्स कर दूं तो जो मेरा जो दूसरा एलिमेंट है उसका रेशियो निकाल लो मास का। तो इस केस में उसका रेशियो क्या आ जाएगा, देखो ऑक्सीजन का क्या आता है मेरा, बताओ ऑक्सीजन क्या होगा 32, हाइड्रोजन में क्या होगा मेरा 4, तो ये मेरा क्या आ गया 8:1। ये लोग क्या कहता है कि अब अगर मेरा जो ये मेरे दूसरे दोनों एलिमेंट है ये मिलके मेरा क्या बनाएंगे H2 बनाएंगे। तो जो इसमें मास होगा इनका, इसमें क्या मास आ रहा है इनका, मास का रेशियो 2:16, 1:8, और यहां पर मेरा क्या आया, ये तो मेरा दूसरा है 1:8 ही आया है। ये तो मेरा किसके लिए था, ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का था, ये मेरा क्या हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन, तो ये मेरा किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन के लिए। तो मेरा क्या आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए, जरूरी नहीं है इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखो एक और एग्जांपल समझाता हूँ फिर और क्लियर होगा। ये लोग क्या कहता है, देखो अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो मान लो मेरा कार्बन था, वो रिएक्ट कर रहा है सल्फर से और रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो सी और ऑक्सीजन मिला के आप CO2, इससे क्या CH2। अभी जो मेरा सल्फर और ऑक्सीजन है वो क्या बना सकते हैं, SO2, SO3 भी बना सकते हैं, मर्जी है तुम जो मर्जी लो, हमने SO2 ले लिया मान लो। तो अभी देखो यहाँ पर जो मेरा सल्फर इस टू ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है 30:64:32 विच इज 2:1 यार है। देखो क्या मतलब था, हमने एक का मास फिक्स कर दिया, हमने यहाँ पर कार्बन का फिक्स कर दिया, तो जो उनका रेशियो होगा सल्फर और ऑक्सीजन का वो या तो इक्वल होगा या उसका एक मल्टीपल होगा उसके ही रेशियो का। तो अब मैं मान लो इसका करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा क्या आएगा सल्फर इस टू ऑक्सीजन का, सल्फर मेरा कितना है 32:32, मेरा क्या आ गया 1:1। देखो ठीक है, ये इसका मल्टीपल ही होगा। ठीक है, आगे हम एक आधा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन करने से पहले अब एक और बार मैं तुम्हें क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करके बता देता हूँ, आप देखो समझ आ जाएगा तुम्हें क्या बोल रहे हैं। देखो व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या हुआ व्हेन एन एलिमेंट, मान लो ये मेरा कार्बन है, ये मेरा दो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है, मान लो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन एन एलिमेंट कार्बन कंबाइंस विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट क्या बनते हैं CH4 और इसमें CO2, देन द मासेस ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, देन मासेस ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, देखो यहां पर क्या है टू डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। देखो ये टू डिफरेंट एलिमेंट्स है विच कंबाइंस विद द थर्ड फिक्स एलिमेंट, फिक्स एलिमेंट क्या थर्ड हमारा कार्बन है और उसकी फिक्स है मास, तो जो उनका रेशियो होगा विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट विल बी इक्वल टू मतलब जैसे भी हमने निकाला था 1:1 1:1 नहीं आया था, विल बी इक्वल टू और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे दूसरे केस में पहले में हमारा क्या आया था, पहले एग्जांपल में इक्वल आया था और दूसरे में क्या आया था सिंपल मल्टीपल आया था उसका। ठीक है, तो हम इस पे एक आधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है, जैसे भी हमने पीछे किया था, देखती पहचानने वाला है, बस एक कंसेप्ट समझना है उसको करने से पहले। एक मैं बता दूंगा, बाकी तुम इजीली कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच केस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड। चौथा हम क्या ले सकते हैं, बहुत ही बड़ी एग्जांपल है। देखो इसको इसमें हमें बताना है कि वैलिड है या नहीं। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखो पहले तीसरे को छुपा दो, इसमें देखो कोई कॉमन है एलिमेंट इसमें कॉमन क्या हमारा ऑक्सीजन, और उसका मास क्या कर सकते हैं फिक्स, इसका ट्वाइस है, इसका भी ट्वाइस कर लो या इसका कर लो हाफ, ताकि दोनों इक्वल आ जाए। उसके बाद देखो ये तो मेरे क्या हो गए दोनों कॉमन, तो इनको काट दो, जो मेरे बाकी दोनों बचे C और H, और यहाँ पर भी मेरा क्या है C और H।
तो ये मेरा क्या हो गया, ये फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या है, पहले लास्ट वाले को छुपा दो, इसमें क्या है N2O5 और NH3, कॉमन क्या मेरा इसके अंदर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कट गया, अब क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो ये फॉलो करेगा। अगला देखो इन दोनों में मेरा क्या है, देखो कॉमन क्या है, सोडियम सोडियम, बाकी है ClBr, इसमें क्या है NaI, तो ये फॉलो नहीं करेगा। फोर्थ देखो इसमें क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और दूसरा क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, तीसरे वाले में क्या आ रहा है, वैसे भी खाली ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें तो ये वैसे भी वैलिड होगा ही नहीं। इसमें देखो क्योंकि दोनों क्या हो गए, दोनों में सेम एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो देखो जो मेरा अगला लो है वो कौन सा है, गै-लुसैक्स लो। ये क्या है, बस गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल लो है, बस इसकी देखो तुम्हें पढ़ते ही समझ आ जाएगा। फिर भी एक बार देखो क्या कहता है ये, अगर गैसेस रिएक्ट करती है, वो कैसे रिएक्ट करती है, उनकी जो वॉल्यूम होती है वो बियर द सिंपल होल नंबर, मतलब 1 2 3 4, मतलब रेशियोज में नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर द सिंपल होल नंबर टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसियस। अगर मेरा जो प्रोडक्ट है गैसियस है, उसको भी जो होगा, हमारा जो रेशियो होगा उनका, वो सबका क्या होगा, सिंपल होल नंबर ही होगा। जैसे मान लो देखो H2 रिएक्ट करता है Cl2 से और मुझे 2 HCl मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मेरा 1 वॉल्यूम H2 रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम Cl2 से और मुझे क्या देगा, 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। तो इसके अंदर देखो क्या होगा, अगर अब हमें क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या कहता है, when 100 ml of CH4 undergoes combustion X ml of CO2 is formed. Find the value of X and the volume of O2 needed for its combustion। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल होगा क्या, और क्या कह रहा है ये, मेरा CH4 है, मीथेन गैस होती है क्योंकि ये लोअर हाइड्रोकार्बन है, तुम आगे पढ़ोगे, देखो ये रिएक्ट करती है O2 से और मुझे क्या देती है CO2 प्लस H2। ये मेरा गैसियस है गैसियस है गैसियस है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें क्या बोला, देखो सबसे पहले क्या है, हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस देखो, कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4, ये क्या हो गया 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4, और यहाँ पर क्या हो गया 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा एक वॉल्यूम रिएक्ट करता है 2 वॉल्यूम O2 से और मुझे क्या देता है 1 वॉल्यूम CO2। ठीक है, तो अब मेरा क्या 100 मिलीलीटर दे रखा है CH4, तो वो मेरा कितने से रिएक्ट करेगा, 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन से, और मुझे क्या देगा 100 मिलीलीटर CO2, और ये मेरा क्या हो गया X, ये मेरा क्या हो गया O2 रिक्वायर्ड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस लॉजिकल था, कुछ भी नहीं करना था, बस ये लॉ अप्लाई करना था और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। ठीक है, अगला लॉ क्या है हमारा, जो लास्ट लॉ है वो क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, देखो मैंने तुम्हें Cv इजिकल टू nRT इक्वेशन के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें अगर हम देखो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो देखो मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट ही होता है, तो मेरा क्या हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया। ठीक है, या मैं और क्या बोल सकता हूं N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। और तुम्हें पता है जो मेरा N है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या होगा V
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा लो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो लिख लो इसके क्या कहता है ये, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा V जो है या N है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। तो अगर मैं बोलूं CH4 N2 O2 CO2, इन सब का मैंने क्या लिया, V वॉल्यूम लिया, V वॉल्यूम लिया और टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं सबकी V वॉल्यूम लूंगा तो मेरे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सबके क्या होंगे, n सबके सेम होंगे। और हमें पता है n और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मेरे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सब में बराबर होंगे। मतलब क्या हुआ, मेरे अगर CH4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मान लो मेरे आए हैं 10 to the power 20 आए हैं, तो मेरे जो N2 O2 और CO2 कि अगर मैं सेम वॉल्यूम लूंगा और टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम ही रखूंगा तो मेरे उसके भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम ही होंगे, जो कि 10⁻20 अभी मैंने बोले। ठीक है, ये हो गए हमारे लॉज कंप्लीट। अगली क्लास में हम स्टार्ट क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो। उसके साथ में आगे हम लिमिटिंग रिएजेंट्स भी करेंगे और फिर धीरे धीरे तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। बेसिक्स क्लियर हो गए तो आगे वाले चैप्टर्स में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली।